पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजे। 19,000 करोड़ किसानों से संवाद कर कोरोना और टीकाकरण पर भी की बात। मंत्री विधायक की तकरार से मुश्किल में सरकार, कांग्रेस को मिला सरकार को घेरने का मुद्दा। कहा कोरोना से बचाव की व्यवस्था महज एक झूठ। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बेतुका बयान हुआ वायरल। कहा कोरोना वायरस भी एक जीवित प्राणी। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उठाया मजाक। घर बैठे ऑनलाइन करिए अब चार धाम के दर्शन। वर्चुअली दर्शन की तैयारियों में जुटी सरकार। कोरोना के मद्देनजर लिया सरकार ने बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ की धनराशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय स्थित अबुल कलाम भवन से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखंड के 8,56,250 किसानों को 171 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि का छोटे और मंझले किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश भर के किसानों के पास अभी तक 1,35,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिर्फ कोरोना काल में ही किसानों के खातों में 60,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में जैविक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया ने अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के जरिए उत्तराखंड के 9 लाख से ज्यादा कृषक परिवारों को 31 मार्च 2021 तक 1,037 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि आज 171 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। तो कोरोना के बढ़ते खतरे और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। संकट के इस समय श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड सरकार भक्तों को वर्चुअली चार धाम के दर्शन कराने की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में अब श्रद्धालु घर बैठे चार धाम के दर्शन कर सकेंगे। इस संबंध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ चर्चा की। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था होने के बाद देश विदेश के श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना सुनकर और इसके साथ ही गुरुवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम देव स्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन से बात भी की है और पत्र में लिखकर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि देश विदेश के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से चार धाम यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावना को आदर करते हुए चार धाम के वर्चुअल दर्शन कराने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब ऐसे में घर पर सुरक्षित रहकर तीर्थयात्री चार धाम के वर्चुअल दर्शन करने के साथ साथ पूजा पाठ और भोग लगाने के साथ आरती भी कर सकेंगे। उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा स्थगित है और यहाँ पर कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो। हम लोगों ने भक्तों की भावना का आदर करते हुए ये निर्णय लिया है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से हम भक्तों को चार धाम का वर्चुअल दर्शन कराएंगे। जहाँ तक की अनुमति होती है वहाँ तक के दर्शन भक्तों को वर्चुअल दर्शन के माध्यम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन धामों के दर्शन कराए जाएंगे। भक्त अपने घरों में रहते हुए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। सभी से आग्रह है कि अपने घरों में रहें और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं।
देश की सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम वैक्सीनेशन का लाभ लें। धन्यवाद। त्रिवेंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के 3 दिन बाद अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तीरथ सरकार की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल जोशी ने त्रिवेंद्र सरकार पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सहमत रहते पर्याप्त इंतजाम न करने का आरोप लगाया था। वहीं अब उन्होंने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की ओर से गत दिनों रायपुर स्टेडियम में बनवाए गए 30 बेड के कोविड केयर सेंटर पर सवाल उठाते हुए अपनी की सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में काऊ के साथ जोशी की आपसी तल्खी को भी मुख्य वजह माना जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से की गई व्यवस्था पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाने की जोशी ने केवल सरकार की मुश्किलें बढ़ा बैठे हैं, बल्कि भाजपा नेताओं में चल रही आपसी कलह की आग में और घी डाल दिया है। तो वहीं बीजेपी नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री गणेश जोशी और विधायक उमेश शर्मा काऊ के बीच चल रही इस आपसी तनातनी का मुद्दा तुरंत कांग्रेस ने लपक लिया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासौनी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कोरोना से बचाव की व्यवस्था महज एक झूठ है और इस सफेद झूठ का परिणाम है कि कैबिनेट मंत्री भी सरकार की कार्यशैली और आपदा में धन के दुरुपयोग पर सवाल उठा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राज्य के दूर दराज के गांवों में लोग बुखार और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से परेशान हो रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर वर्तिका सक्सेना कोविड-19 के बारे में जानकारी दी है, आपको भी सुनाते हैं। 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस उम्र के लोगों के लिए मैं खासतौर से एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब आपका टीकाकरण हो जाए तो आप ये ना समझें कि आप कोरोना से एकदम इम्यून हो गए हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम से कम 15 से 30 दिन के बाद आती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सावधानियां बरतनी है। आपको मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। और ये तो आपको निरंतर तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा देश, हमारा विश्व इस पैंडेमिक और एंडेमिक की स्थिति से गुजर नहीं जाता है। क्योंकि अगर आपने ये असावधानियां छोड़ी तो ऐसा पाया जा रहा है कि कई लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, और इसका मेन कारण ये होता है वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को लगता है कि अब हम इम्यून हो गए हैं, अभी हमें कोरोना अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी कि आप अपनी सभी कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर हैं उनको अपनाते रहें, जिससे कि आप कोरोना से बच सकें। जब आप वैक्सीन लगाने जाएंगे तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको छोटे मोटे अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उनसे घबराना नहीं है। बाई चांस अगर आपको बुखार हो जाता है, दर्द होने लगता है, माइल्जिया होता है या बॉडी में टूटन सी महसूस होती है, तो आप एक पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं अपने वजन के अनुसार। आप कोई भी पैरासीटामोल की गोली को ले सकते हैं। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस उम्र के लोग जो है अक्सर खेल कूद में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी आप एक दिन अपना खेल कूद अवॉइड कर लीजिए और घर में रेस्ट कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। आप बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएंगे और आपको 15 से 30 दिन के अंदर इम्यूनिटी भी इससे आ जाएगी। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपनाते रहें। एक बात प्रश्न जो मुझे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन के साथ अल्कोहल ले सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मैंने कहना चाहूँगी कि जब हमारा देश और विश्व पैंडेमिक की स्थिति से गुजर रहा है, जब हम सबसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए, तो ऐसी सभी वस्तुओं से, इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों से आपको दूर रहना है जो आपकी इम्यूनिटी को किसी भी ढंग से खराब कर सकती हैं। तो पैंडेमिक की स्थिति में या वैक्सीन लगाने के बाद आप अल्कोहल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता और सभी लोग ऐसी वस्तुओं से दूर रहें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा सभी राज्यों के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और दूसरे राज्यों की बंदिशों के चलते यह फैसला लिया गया है। अब केवल प्रदेश के भीतर ही बसों का संचालन किया जाएगा। दरअसल पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों का संचालन बंद कर दिया था। इस वजह से उत्तराखंड रोडवेज की यूपी और यहां से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाली बसें बंद कर दी गई थी। परिवहन निगम ने केवल चंडीगढ़ के लिए ही बस सेवा सुचारू रखी थी। अब कोरोना संक्रमण के चलते सभी राज्यों के लिए बस सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। परिवहन निगम की कई 100 बसें के पहिए पूरी तरीके से थम चुके हैं। निगम प्रबंधन के मुताबिक अब केवल प्रदेश के भीतर ही यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक एवं तकनीकी दीपक जैन ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के जिस जिले के लिए यात्री होंगे केवल वहीं की बसें चलेंगी। तो बीते कुछ दिन पहले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और बुधवार को कैंची धाम में बादल फटने की घटना पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बादल फटने जैसी घटनाओं को देखते हुए प्रतीत होता है कि उक्त रडार क्रियाशील नहीं है। उन्होंने निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून को पत्र लिखकर निर्देशित करते हुए कहा कि रडारों की क्रियाशीलता से अवगत कराना सुनिश्चित करें। पर्यटन मंत्री ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में लगाए गए डॉपलर रडार की इन घटना की सूचना और संबंधित विभाग की सूचना को संकलन करके व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की ओर से कार्य किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। बादल फटने की घटना पर दुख जताते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कैंची धाम की घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम राहत बचाव का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि आपदा से प्रभावित लोगों को कम से कम समय में राहत पहुंचाई जाए और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से रेस्क्यू टीम को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, जिससे राहत और बचाव का कार्य तेजी से किया जा सके। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में बादल फटने के बाद अब भीमताल के नजदीक जो कैंची धाम है वहां पर बादल फटा है, मार्ग अवरुद्ध है और वहां पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स काम कर रहा है और निश्चित रूप में जो वहां पर जिनको रेस्क्यू करना है उनको सहायता पहुंचाई जा रही है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। छह माह तक अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में निवास करने के बाद आज मां गंगा की डोली अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बेहद सादे अंदाज में दोपहर 11:45 पर मुखबा के ग्रामीणों ने मां गंगा को विदाई दी। वहीं शनिवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7:30 बजे विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट देशव्यापी विदेशों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि जो आज मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में सुबह से ही मां गंगा की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुबह विशेष पूजा अर्चना और आरती के बाद तीर्थ पुरोहितों ने गंगा के उत्सव डोली को सजाया। इसके बाद तय मुहूर्त के अनुसार 11:45 पर मां गंगा के उत्सव डोली पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल और डमरू की धुन पर
मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। गंगा की डोली यात्रा में कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं तीर्थ पुरोहितों समेत पुलिस एवं प्रशासन को अधिकारी सीमित संख्या में शामिल हुए। मार्कंडेयपुरी स्थित दुर्गा मंदिर में पहुंचने के बाद मां गंगा के साथ तीर्थ पुरोहितों ने अल्प विश्राम भी किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम और उपचार के प्रयासों को लेकर आईडीपीएल में डीआरडीओ की मदद से बनाए जा रहे 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में संबंधित निर्मित हो रही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही डीआरडीओ और सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी भी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों को भी अस्पताल के निर्माण कार्यों में अपना पूरा सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है। कहा है कि आईडीपीएल में डीआरडीओ की मदद से बनाए जा रहे कोविड अस्पताल में रात दिन लगाकर अधिकारियों एवं मजदूरों की ओर से कर्फ्यू किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि मौसम खराब होने से भी निर्माण कार्य में मुश्किल पैदा हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि अस्पताल का कार्य अंतिम चरण पर है और जल्द ही अस्पताल शुरू हो जाएगा। अस्पताल में वर्तमान में प्लेटफॉर्म, सीलिंग और इसके साथ ही विद्युत सप्लाई सहित ऐसी लगाए जा रहे हैं और नालियों एवं सीवर का कार्य प्रगति पर है। कोविड अस्पताल में 400 बेड की ऑक्सीजन के और 100 बेड आईसीयू के बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने आर्मी के उन जवानों को धन्यवाद दे रहा हूँ, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ जो पिछले 10 दिन से यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब मैं यहाँ के इस प्लांट का निरीक्षण करने के लिए आया था कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन सकती है, और उस समय मुझे जो बताया गया था कि 15 साल पहले तक ये प्लांट चलता था और यहाँ की मशीनरी बिल्कुल जंग खा गई है। उसमें यदि कोई पुर्जा भी चाहिए तो नहीं मिल सकता, टेक्निकल हैंड नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री से मिला, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता जीवन रक्षक दवाइयों की है, जीवन रक्षक ऑक्सीजन की है। ऐसे समय पे ऐसा प्लांट यदि हमारा स्टार्ट हो जाता है तो बहुत से लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं, जीवन उनका बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत आर्मी से कॉन्टैक्ट किया और आर्मी ने इसको अपने हाथ में लिया। पिछले 10 दिन से हमारे लगभग 14-15 जवान आर्मी के वो यहाँ क्लेमेंट टाउन से आके यहाँ रह रहे हैं, कैंट से आके यहाँ रह रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और पूरी तरह से उन्होंने काम करते हुए, और हमारे आईडीपीएल के तमाम अधिकारियों के द्वारा भी उनको सहयोग प्रदान किया गया। यहाँ का जो टेक्निकल हैंड उनके पास जो भी उपलब्ध था, जिस प्रकार से भी मदद उनके द्वारा हो सकती थी उन्होंने दी। उससे मैं आज कह सकता हूँ कि 90% काम अभी तक इससे सेलाकुई थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब तस्करी में अल्मोड़ा और डालनवाला के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के ब्रेजा कार के साथ पेटी अंग्रेजी शराब और तस्करी कर कमाए 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। एक आरोपित देहरादून में शराब के गोदाम और दूसरा सिलुकई में अंग्रेजी शराब के ठेकों में सेल्समैन है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने अपनी पहचान देहरादून के रहने वाले 22 वर्षीय आलोक शर्मा और अल्मोड़ा के रहने वाले पवन के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और कार को सीज कर दिया है। थाना अध्यक्ष ऋतुराज सिंह के अनुसार दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बेतुका बयान दिया है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को कहा है कि कोरोना वायरस भी एक जीवित प्राणी है जिसे जीने का पूरा अधिकार है। सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना वायरस भी एक जीवित जीव है, बाकी जीवों की तरह इसे भी जीने का पूरा अधिकार है, किंतु हम मनुष्य खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं और इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह खुद को लगातार बदल रहा है। इंसानों को सुरक्षित रहने के लिए वायरस से आगे निकलने की जरूरत है। तो वहीं इस बयान को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सोशल मीडिया पर जमकर भला बुरा कहा जा रहा है और इस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हर हिस्से में मौतें हो रही हैं। पूर्व सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता गौरव पंथी ने कहा कि ऐसे लोगों के बयानों से यह आश्चर्य की बात है कि हमारा देश आज विश्व में सबसे अधिक मानवीय त्रासदी झेल रहा है। और एक ट्विटर यूजर ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर तंज कसते हुए कहा
इस वायरस जीव का सेंट्रल विस्टा में आश्रय दिया जाना चाहिए। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि फिर तो इसका आधार कार्ड और राशन कार्ड भी होना चाहिए। कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। सांसद अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जिला अस्पताल और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण उपचार, रोकथाम और मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने डीएम और सीएमओ से संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य उपचार के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बताया गया कि पिथौरागढ़ में RT-PCR लैब का काम 2 माह में पूरा हो जाएगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री और सांसद ने जिले और बेस चिकित्सालय में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापना की प्रगति की अतिरिक्त RT-PCR लैब की स्थापना के संबंध में आवश्यक जानकारी भी ली। बेस चिकित्सालय में RT-PCR लैब की स्थापना करने वाली HLL कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि लैब स्थापित करने का कार्य गतिमान है। लगभग 2 माह के भीतर कार्य पूरा भी हो जाएगा। पेयजल मंत्री और सांसद ने जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में निर्मित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भवन का भी निरीक्षण किया। दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में फरार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की आखिरी लोकेशन हरिद्वार मिलने की जानकारी पर पुलिस सक्रिय हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक हरिद्वार पुलिस से संपर्क नहीं साधा। बताया जा रहा है कि पुलिस हरिद्वार में सुशील के करीबी माने जाने वालों पर नजर रख रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवुदई कृष्णराज एस ने बताया कि अभी दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से इस बारे में संपर्क नहीं किया। बावजूद इसके समाचार माध्यमों में मिल रही सूचनाओं को चेक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाचार माध्यमों में ही उन्हें पता चला कि सुशील की मोबाइल की आखिरी लोकेशन हरिद्वार में मिली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और खुफिया विभाग सक्रिय हो चुका है। बताया जा रहा है कि सुशील कई बार हरिद्वार आ चुका है। हत्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार को योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ आश्रम में छिपने की खबरों को पतंजलि योगपीठ ने निराधार करार दिया है। गुरुवार रात पतंजलि के सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने बयान जारी कर कहा है कि यह पतंजलि और योग गुरु को बदनाम करने की एक साजिश है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हरिद्वार के प्रभावशाली योग गुरु ने दिल्ली पुलिस को फोन कर हत्या आरोपित पहलवान सुशील कुमार को न सिर्फ बचाने की सिफारिश की, बल्कि उसे हरिद्वार स्थित अपने आश्रम में पनाह भी दी हुई है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो गया है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:45 पर विशेष पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के पावन बेला पर खोले जाते हैं, लेकिन इस बार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के अलग अलग दिन खोले जाएंगे। देश में अभी कोरोना वायरस अनियंत्रित हो रहा है। इस कारण इस वर्ष 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। कपाट खुलते समय मंदिर में पुजारी के अलावा किसी अन्य के आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कपाट खोलने समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कपाट खोलते ही प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा 1100 रुपए मंदिर समिति के खाते में भिजवाए भी गए। बाबा केदारनाथ के कपाट 17 मई को खुलने हैं, जिसके लिए प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। वहीं कपाट खुलने से पहले केदारनाथ में भारी बर्फबारी भी हुई है। प्राचीन परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन हर साल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का दिन निकाला जाता है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए भगवान भैरवनाथ की 13 मई को पूजा अर्चना हुई और बाबा केदार की चल विग्रह डोली पहले ऊखीमठ से प्रस्थान कर 14 मई को फाटा विश्राम के लिए पहुंचेगी, जबकि 15 मई को गौरीकुंड और 16 मई को केदारनाथ धाम जा पहुंचेगी, जहां 17 मई को सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। कल सुबह यहाँ गति स्थान पर जो भगवान केदारनाथ जी का यहाँ के जो पुजारी जी गंगाधर जी, वो हमारे हाथ में देवता और चाबी ला करके गति स्थान में दे देंगे। परंपरा के अनुसार हमने वागी सिंह पुजारी जी को वो देवता और चाबी सुपुर्द कर देंगे। वो कम से कम ये इस साल जो परंपरा क्यों देखना पड़ेगा।
कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग चमोली पूरी सक्रियता के साथ दिन रात जुटा हुआ है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमें गांव-गांव जाकर कोरोना टेस्ट के लिए ग्रामीणों का सैंपल लेने में लगी हुई हैं और जो लोग संक्रमित मिल रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन के अनुसार उपचार भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य टीमें गांव क्षेत्रों में बुखार एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मौके पर ही उपचार मुहैया करा रही हैं। गांव क्षेत्रों का भ्रमण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की 2 मोबाइल टीम तथा 1 सैंपलिंग टीम बनी हुई है और गांव भ्रमण के लिए रोस्टर के अतिरिक्त जहां पर भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिल रही है उसका निदान किया जा रहा है। कोविड की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य टीमों को अधिक से अधिक गांवों में जाकर ग्रामीणों का सैंपल लेने तथा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को मौके पर ही निदान करने के निर्देश दिए हैं। जनपद में जहां पर भी हमारी हर ब्लॉक में मोबाइल सैंपलिंग टीम बनी हुई है और वो विलेजेस में जाकर भी सैंपलिंग कर रही है और जहां पे हमें कुछ भी 5-7 लोग भी पॉजिटिव दिख रहे हैं वहां पे गृह स्तर का सैंपलिंग कैंप भी लगाया जा रहा है और उसी के आधार पर कई हमारे ऐसे विलेज में हॉटस्पॉट्स भी मिले हैं, जैसे उतरो गांव है, कल अभी हमें वहाँ डुंगरी गांव थराली का भी मिला। तो इस तरीके से पूरे जिले में 7 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं और जैसे जैसे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य इंप्रूव हो रहे हैं तो उन कंटेनमेंट जोन्स को डी नोटिफाई भी किया जा रहा है और इसके साथ ही हमारे बैरियर्स पे भी लगातार चेकिंग हो रही है और जो भी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहा है उनकी मौके पर ही टेस्टिंग। कल हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखकर टेस्टिंग कर रहे हैं और दवाई वितरित कर रहे हैं। जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है और ऑक्सीजन की कमी है उनको हॉस्पिटल जाने की। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केरल के विजयन सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से आ रही है। केरल में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के ये बड़ा फैसला केरल सरकार ने लिया है, जो कि 23 मई तक अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के 34,696 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 93 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के केरल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। केरल की विजयन सरकार का ये बड़ा फैसला, अब लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है और लॉकडाउन के दौरान नियम पूरी तरीके से जिस तरीके से पहले लागू थे वो सारे नियम लागू रहेंगे। 34,696 नए केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में और जबकि 93 लोगों की मौत भी हो गई है इस दौरान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर केरल से। केरल सरकार का ये बड़ा फैसला, अब एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन अब 23 मई तक चलेगा। तो केरल से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 34,696 नए केस मिले हैं, जिसके बाद 23 मई तक ये लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। कम ब्रेक।